हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिकोड आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी के करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग काफ़ी सारे इश्यूज़ को इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहला जो हम लोग का इशू है दोस्तों, वो है सेडिशन। दोस्तों, सेडिशन जो है एक ऐसी लॉ है जिसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इसकी शुरुआत जो है वो 1837 में अंग्रेज़ों ने हम लोगों के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके अगेंस्ट में इस्तेमाल करने के लिए लगाया था। इन सिंपल वर्ड्स, सेडिशन जो है दो देशद्रोह का लॉ है और जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको देशद्रोह कहा जाता है। अब स्वाभाविक सी बात है कि डेमोक्रेसी में जनता के पास ये अधिकार होता है कि वो सरकार की आलोचना या समालोचना कर सके। अगर सरकार की आलोचना करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो देशद्रोही है। इन अ डेमोक्रेसी हर इंसान को यह हक है कि वो सरकार का क्रिटिसिज्म कर सके, लेकिन जस्ट बिकॉज समबडी इज क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट इट डजंट मेक दैट पर्सन एन एंटी नेशनल। इसी कॉन्टेक्स्ट में आज की तारीख में हम लोग सेडिशन को देखते हैं। लेकिन उस समय, अंग्रेज़ों के समय 1837 में जब पहली बार इस लॉ का इंट्रोडक्शन किया गया तो टॉमस मैकॉले ने इसको ड्राफ्ट किया था, जिसका उद्देश्य ये था कि किस तरीके से फ्रीडम फाइटर्स को रोका जा सके, फ्रीडम फाइटर्स को रोका जा सके ताकि उनकी जो अंग्रेज़ी हुकूमत है वो कंटिन्यू कर सके। इवेंचुअली 1860s में इस लॉ को ओमिट कर दिया गया आईपीसी से। उसके बाद फिर से इसका री इंट्रोडक्शन होता है इन 1870 इन द फॉर्म ऑफ सेक्शन 124 कैपिटल ए। अब ये हर एक क्वेश्चन जो है एक पोटेंशियल एमसीक्यू है कि कब इसको हटाया गया था 1860 में, कब इसको वापस से इंप्लीमेंट किया गया 1870 में, किसने इसको वापस से इंट्रोड्यूस किया? सर जेम्स स्टीफेंस ने, क्योंकि उसे लगा कि ही एक्चुअली फेल्ट द नीड फॉर अ स्पेसिफिक सेक्शन टू डील विद द ऑफेंस। अब इसको और भी सुंदर तरीके से डिटेल में डिस्कशन किया जा सकता है कि 1870 के आसपास भारत में क्या स्थिति थी। भारत में इनिशियल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे थे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना करी गई थी, लेकिन उससे पहले कई सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे थे। ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सरकार से क्वेश्चंस पूछने लगे थे, तो जाहिर सी बात है इसको रोकना अनिवार्य था। एंड दैट वाज द नीड दैट जेम्स स्टीफेंस फेल्ट। 1891 में पहला केस जो रजिस्टर हुआ अंडर सेक्शन 124 कैपिटल ए, वो केस हुआ था अगेंस्ट जोगेंद्र चंद्र बोस, जो कि न्यूज़पेपर बंगोबाशी, एक न्यूज़पेपर होती थी, उसके एडिटर थे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जो कि जिसका टाइटल जो था वो था क्रिटिसाइजिंग द एज ऑफ कंसेंट बिल। तो एज ऑफ कंसेंट बिल एक ऐसी बिल है जो कि सरकार, अंग्रेजी हुकूमत लेकर आई थी, उसके अगेंस्ट में उसको क्रिटिसाइज किया गया था एक आर्टिकल में इन द न्यूज़पेपर बंगोबाशी, जिसके एडिटर थे जोगेंद्र चंद्र बोस। उनके अगेंस्ट में इसीलिए एक केस फाइल किया गया। आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से इस लॉ का गलत या मिसयूज़ किया जाता था। दूसरा, 1921 में बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, अली ब्रदर्स, मौलाना आज़ाद, गांधी जी, इन तमाम लोगों के अगेंस्ट में इस लॉ का मिसयूज़ किया गया। 1948 में जब हम लोग आज़ाद हो गए थे 47 में, तो 48 में हमारे जो इंडियन लीडर्स थे वो एग्री करते हैं कि वी नीड टू ड्रॉप दिस सेक्शन ऑफ सेडिशन फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फलस्वरूप सेडिशन जो है वो नो लॉन्गर रिमेन्ड अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि 1949 में जब संविधान बनाई गई तो उस संविधान में किसी भी प्रोविजन में सेडिशन का जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि सेक्शन 124 कैपिटल ए ऑफ आईपीसी, इसमें अभी तक ये जिंदा है। मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा डायकॉटमी है, सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है, एक डायकॉटमी है कि कैसे एक लॉ के अंदर, कैसे एक प्रोविजन आईपीसी के अंदर रह जाता है जिसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है। इसी क्वेश्चन को हम लोग इवेंचुअली देखेंगे कि 1962 में केदारनाथ केस के वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यही चेक करा कि क्या ये सेक्शन 124 कैपिटल ए वैलिड है कॉन्स्टिट्यूशनली या नहीं। एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठाई गई थी 1962 में और यही कहा गया कि ये एब्सोल्युटली वैलिड है, लेकिन इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए और इसको बहुत ही डिलीजेंटली इस्तेमाल करना चाहिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में। इंदिरा गांधी ने 1974 में सेक्शन 125 कैपिटल ए को कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया, जिसके तहत क्या हुआ कि इसको अभी पुलिस वाले किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी अरेस्ट वारंट के। ठीक है, तो इससे जाहिर सी बात है 74 में सरकार दबदबा बना रही थी अपना, इमरजेंसी से पहले वाला सिचुएशन है, इसको भी हम लोग मिसयूज़ कह सकते हैं। डेमोक्रेसी का मिसयूज़ होना शुरू हो गया था। अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि 152 ईयर ओल्ड जो सेडिशन लॉ है अंडर सेक्शन 124 कैपिटल ऑफ आईपीसी शुड बी इफेक्टिवली केप्ट इन अबायंस। इसको अभी इस्तेमाल नहीं करना है टिल जब तक यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार एक प्रोविजन लेकर के नहीं आती या एक गाइडलाइंस लेकर के नहीं आती कि किस बिना पे या किस ग्राउंड्स पे इस पर्टिकुलर सेडिशन लॉ को इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत पूरे विश्व में एक डेमोक्रेटिक कंट्री के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया में भारत का जो संविधान है वो डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ को दर्शाता है और उसी देश में अगर ये इस तरीके का लॉ समाज में है तो जाहिर सी बात है ये एक एब्सोल्युटली एक डाइकोटोमस, एक ऑपोजिट सा सिचुएशन है। आईपीसी डिफाइन करता है सेक्शन 124 कैपिटल ए सेडिशन को। उसमें लिखा गया है कि एनी पर्सन बाय वर्ड्स और अदरवाइज ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग हेट्रेड और कंटेम्प्ट to excite disaffection towards the government which is established by law in India through either words or spoken, written, बोलकर या लिखकर किसी भी तरीके से। इसके अलावा विजिबल रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें अगर वो करता है, कोई साइंस के थ्रू से करता है,
तो इसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस मानेंगे, नॉन बेलेबल ऑफेंस है और नॉन कंपाउंडेबल है, यानी कि बाहर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं हो सकता, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं हो सकता, नॉन कंपाउंडेबल है। अगर ये प्रोविजन किसी के अगेंस्ट में लग जाए, अगर ये प्रोविजन किसी के अगेंस्ट में लग जाता है तो उसको कोई भी सरकारी जॉब नहीं मिलेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि दे विल हैव टू लिव विदाउट पासपोर्ट एंड मस्ट प्रोड्यूस देमसेल्व्स इन कोर्ट एट ऑल टाइम्स व्हेन रिक्वायर्ड। 2018 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट निकल कर आई और उन्होंने भी रिकमेंड किया कि सेक्शन 124 कैपिटल ए को रिपील कर देना चाहिए। जिस वजह से इस लॉ को इंप्लीमेंट किया गया था बाय द कॉलोनियल रूलर्स, क्या आज भी वो वजह जिंदा है? इसीलिए केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो 1962 का जजमेंट था, उसमें यही कहा गया है कि सिटीजन्स हैव राइट टू क्रिटिसाइज, दे हैव द राइट टू कमेंट ऑन द गवर्नमेंट एंड देयर पॉलिसीज एज लॉन्ग एज दे डू नॉट प्रोवोक वायलेंस। जब तक सिटीजन जो है वायलेंस को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, वायलेंस को प्रोवोक नहीं कर रहे हैं और एक हेल्दी क्रिटिसिज्म हो रहा है, तब तक तो सब कुछ ठीक है। जस्ट बिकॉज हम सरकार के खिलाफ दो आवाज़ उठा रहे हैं, आप उस आदमी को, शख्स को एक एंटी नेशनल का ठप्पा लगा करके पूरी जिंदगी खराब कर दोगे, ये तो गलत बात है। सिमिलरली इन पी अलावी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप स्लोगन करते हैं, स्लोगनियरिंग, अगर आप स्लोगन दे रहे हैं सरकार के खिलाफ, आप क्रिटिसाइज करते हैं पार्लियामेंट को या जुडिशियल सेटअप को, ये भी अमाउंट नहीं होता है सेडिशन में। तो जाहिर सी बात है, अभी हम लोगों को जो चाहिए वो ये है कि हम बैलेंस करना सीखें, बैलेंस करना सीखें। सरकार को आदत डालनी होगी कि अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो क्रिटिसिज्म को वेलकम करना होगा, और अगर अच्छा करेंगे तो अच्छाइयाँ भी बटोरेंगे। लेकिन अगर सरकार गलत काम कर रही है और उसको कोई रोकने की कोशिश करे तो तुरंत आप उसको एंटी नेशनल का ठप्पा लगाकर सेडिशन का चार्ज लगा दोगे, तो हमारा देश जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रह पाएगा। दोस्तों अगली टॉपिक जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन पे है। दोस्तों प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो टॉपिक है, इसको समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि डिटेंशन क्या होती है। देखिए डिटेंशन दोस्तों दो तरह की हो सकती है। एक डिटेंशन होती है जिसको हम लोग प्यूनिटिव कहते हैं, प्यूनिटिव के साथ अरेस्ट शब्द को उपयोग किया जाता है। इसका मतलब यह है कि पनिशमेंट के तौर पे, एज अ पार्ट ऑफ योर प्यूनिटिव एक्शन, आपने कुछ गलत करा है, इसके वजह से आपको अरेस्ट किया जा रहा है, तो ये एकदम से वैलिड चीज़ है, समझ में आती है। जो दूसरी चीज़ है वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब प्रिवेंटिव के साथ अरेस्ट ना जाके डिटेंशन वाला वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपने कोई गलत काम किया नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जो हैं एक पोटेंशियल क्रिमिनल हैं, आप जो हैं एक पोटेंशियल क्रिमिनल हैं। और ये आप पोटेंशियल क्रिमिनल है कि नहीं है, ये कैसे पता चल रहा है पुलिस वालों को? क्योंकि आपका हिस्ट्री में रिकॉर्ड्स हैं, आपका खुद का क्राइम रिकॉर्ड्स हैं। अब मान लेते हैं कि आप जो हैं एक राइट्स और दंगे जैसे क्राइम आप पहले कर चुके हैं। अब एक दिन ऐसा सिचुएशन आता है कि सामने से हिंदुओं की एक राम की झांकी जा रही है और दूसरे तरफ इस्लाम के धर्म में विश्वास करने वाले मुसलमान जो हैं वो अपनी एक झांकी लेके जा रहे हैं, एक ही रोड से जा रहे हैं। तो ऐसा संभव हो सकता है कि दोनों जो हैं आपस में भिड़ जाएं, या ऐसा संभव हो सकता है कि दोनों के बीच में कुछ क्लैशेस हों, और इन क्लैशेस को करवाने के पीछे आपका सहयोग या आपका रोल हो सकता है, क्योंकि आप पहले भी दंगे करवा चुके हैं। इस स्थिति में ऐसी जब झांकियां निकलने वाली होंगी तो उससे पहले ही आपके और इन जैसे क्रिमिनल्स को पहले से ही, जिनकी जो लोग बेसिकली हिस्ट्री शीटर्स हैं, इनको पहले से ही जेल की कस्टडी में डाल दिया जाएगा फॉर नो रीजंस, ओनली बिकॉज कि आपका एक पुराना रिकॉर्ड है और आप एक पोटेंशियल क्रिमिनल हैं। आपको फॉर द टाइम बीइंग कस्टडी में रखा जाएगा, जैसे ही वो पर्पस खत्म हो जाएगा आपको रिलीज कर दिया जाएगा। तो क्या आपकी पुरानी करतूतों पे बारी बारी इस तरीके का डिटेंशन कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? क्या आपके ये मौलिक अधिकार को नुकसान नहीं पहुंचा रही है? इस चीज़ को जरा ध्यान से समझते हैं। आर्टिकल 22 के अंदर ये लिखा गया है कि नो पर्सन कैन बी डिटेन्ड इन कस्टडी, किसी भी इंसान को डिटेन नहीं किया जा सकता कस्टडी में जब तक उसे ये ना बताया जाए कि तुम्हारा जुर्म क्या है, किस ग्राउंड पर तुम्हें अरेस्ट किया जा रहा है। यह आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 कहता है। लेकिन आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर जिसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। और ये 24 घंटों को जब गिनते हैं तब ट्रैवलिंग का पीरियड नहीं गिनते हैं, ये ध्यान रखिएगा।
अब नो पर्सन कैन बी डिटेन्ड बियॉन्ड 24 आवर्स, अगर 24 घंटे से ज़्यादा लॉ के हिसाब से कोई भी पुलिस वाला नहीं पकड़ कर रख सकता अगर उसने मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कराया तो। अब आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3 कहता है कि जो शुरुआत की 2 क्लॉजेज हैं कि जिसको अरेस्ट किया है उसको ग्राउंड बताना है और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, ये सारे चीज़ें अप्लाई नहीं होती हैं, विल नॉट अप्लाई टू द केसेस जहां पे प्रिवेंटिव डिटेंशन हो रहा है। क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन में आप उस इंसान को कहां पेश करेंगे जिसने कोई गुनाह ही नहीं किया है। आप तो बस एक प्रिवेंटिव स्टेप ले रहे हो ताकि एक पोटेंशियल क्रिमिनल जो है वो कोई क्राइम ना कर सके। सो आर्टिकल 22 सब क्लॉज 4 कहता है कि नो पर्सन कैन बी डिटेन फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में जिसको अरेस्ट किया जाएगा उसको 3 महीने से ज़्यादा, 3 माह से ज़्यादा आप उसको नहीं रख सकते हैं। आप उसको 3 माह से ज़्यादा तभी रख सकते हैं जब एक एडवाइजरी बोर्ड जो है वो कंफर्म करेगी कि नहीं इस इंसान को 3 महीने से ज़्यादा रखने की आवश्यकता है, और वो एक्सेप्शनल केसेस में होगा, जिसका जिक्र आर्टिकल 22 सब क्लॉज 7 में कहा गया है। अब ये 22 सब क्लॉज 7 सब क्लॉज बी में क्या कहा गया है कि अ पर्सन कैन बी प्रिवेंटिवली डिटेन फॉर मोर देन 3 मंथ्स इवन विदाउट द ओपिनियन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड, यानी कि एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन के बिना भी किसी को 3 महीने से ज़्यादा रखा जा सकता है। इफ़ पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड्स, अगर कोई लॉ है जो कहती है कि 3 महीने से ज़्यादा रख सकती है, पार्लियामेंट का बनाया गया, तब आप किसी को भी 3 महीने से ज़्यादा रख सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन में विदाउट द एडवाइजरी बोर्ड्स परमिशन। मैक्सिमम पीरियड इन चीज़ों का मैक्सिमम पीरियड जो है वो नहीं दिया गया है। ये बेसिकली सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, उस पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब न्यूज़ क्या है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है ये सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस पे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है ये एक एक्सेप्शनल पावर है जो स्टेट के पास है या स्टेट को दिया गया है, जो कि किसी भी इंसान की पर्सनल लिबर्टी और राइट्स को वायलेट करता है। देयरफॉर इसको स्पैरिंगली इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ही लिमिटेड एक्सेप्शनल केसेस में इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है ये बेसिकली ऑन अ मियर रीजनेबल एप्रीहेंशन, जैसे मैंने कहा एक प्रोबेबल क्रिमिनल क्राइम कर सकता है, इस आशंका से आप अरेस्ट करते हो, तो एक रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हिम डूइंग एन एक्टिविटी डेंजरस टू द पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। इसको कन्फाइन किया जाएगा इन द कस्टडी विदाउट अंडरगोइंग एनी ट्रायल। जितनी सारी प्रोटेक्शन एक प्यूनिटिव अरेस्ट में है विच आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2, वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है उस इंसान को जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में धराया गया है अंडर आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3। मल्टीपल लॉज बनाए गए हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के, जैसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में भी प्रोविजंस है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस इस एक्ट में भी है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में भी है, जो कि परमिट करता है कि आप प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं अथॉरिटीज़ को। CRPC जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर ए प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर सेक्शन 151, जिसके तहत पुलिस आर एम्पावर्ड टू मेक प्रिवेंटिव अरेस्ट इफ दे बिलीव that they must do so for preventing a commission of any cognizable offense। अगर कोई भी cognizable offense हो सकती है, उन्हें ऐसा आशंका है तो अरेस्ट कर सकते हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हमें देख लेना पड़ेगा, जैसे AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। जैसे AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, यहाँ पे कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दिया है, ग्रीन फ्लैग दिया है ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट because of the presence of the explicit provision under article 22 सब क्लॉज 5। यानी कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बनाया गया है वो वैलिड है क्योंकि उसका जिक्र आर्टिकल 22 सब क्लॉज 5 में भी दिया गया है, तो यह एकदम भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं है। एक और केस है शिब्बन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट रूम जो है इज नॉट इवन कॉम्पिटेंट टू इंक्वायर इनटू द रियलिटी और एनी केस ऑफ द फैक्ट्स व्हिच आर रेफर्ड एज द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन, एज द ग्राउंड्स फॉर डिटेंशन। कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि जिस आधार पे, जिस ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए पुलिस जो है या फॉर दैट मैटर कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है, एग्जीक्यूटिव अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो है अरेस्ट करती है, डिटेन करती है अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, उसको छोड़ के बाकी किसी को भी नहीं पता रहता है कि एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो अगर किसी ग्राउंड रियलिटी को दिमाग में रखते हुए कोई डिटेन कर रहा है तो जस्ट बिकॉज वो डिटेन कर रहा है वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, वो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के खिलाफ है, ये मान लेना, ये तय कर लेना या ये सोच लेना ये गलत है, क्योंकि इवन कोर्ट को भी नहीं पता होता है कि एक्चुअली में रियलिटी में क्या हो रहा है। तो इसने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि नहीं, प्रिवेंटिव डिटेंशन एट टाइम्स जरूरी हो जाता है। एक और केस है शंभुनाथ शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ऑल्दो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन इटसेल्फ इज ड्रैकोनियन,
हालांकि वो मानते हैं कोर्ट में कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन जो लॉ है ये अपने आप में बहुत ही ड्रैकोनियन है, बहुत ही कट्टर लॉ है जो कि फंडामेंटल राइट को छीन लेता है, लेकिन ज़रूरी पड़ जाता है, समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी फॉर द स्टेट टू टेक सच एक्सट्रीम स्टेप्स जिससे ओवरऑल देश की सिक्योरिटी जो है वो बरकरार रहे। तो जाहिर सी बात यह है कि ग्राउंड्स जो हैं वो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड एसेंशियल सर्विसेज एंड डिफेंस। यानी कि अगर ऐसी सिचुएशन आन पड़ती है कि हमें लगता है कि नहीं किसी इंसान का पर्सनल लाइफ जो है या पर्सनल लिबर्टी जो है वो देश की सिक्योरिटी से ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती है, तो ऐसे सिचुएशन में वो इंसान अगर एक प्रोबेबल क्रिमिनल है जो क्राइम कर सकता है तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में धराया जा सकता है। हालांकि इस पर डिबेट बहुत सालों से चली आ रही है। आगे मेरे हिसाब से इन सब टॉपिक्स पे जो प्रश्न आ सकता है वो मेंस ओरिएंटेड आ सकता है, जहां पे आपसे आपका ओपिनियन मांगेंगे कि डिस्पाइट बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री हाउ कम इन इंडिया लॉज लाइक सेडिशन, लॉज लाइक प्रिवेंटिव डिटेंशन, कैसे ये एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं। इस किस्म के सवाल जो हैं वो मेंस में आ सकते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अगर कोई डाउट्स है तो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आज होली का त्यौहार है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।